महाराष्ट्र में सियासी घमासान का एक अध्याय समाप्त हो चुका है। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब पार्टी पर कब्जे की लड़ाई बढ़ती दिख रही है। पार्टी पर कब्जे की ऐसी ही लड़ाई 2016 में उत्तर प्रदेश में देखने को मिली थी, जब उस वक्त के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने पिता चाचा की पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी थी। जब ये बगावत शुरू हुई, उस वक्त अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वहीं उनके चाचा शिवपाल यादव पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। ऐसा संघर्ष कई पार्टियों में देखने को मिल चुका है। यहां तक कि एक राज्य में तो पार्टी बनाने वाले एक सुपरस्टार को मुख्यमंत्री रहते हुए अपने ही बेटों और दामाद के विद्रोह का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री पद के साथ ही जो पार्टी उन्होंने बनाई वो भी उनके हाथ से चली गई। आइए जानते हैं बगावत के ऐसे ही 5 किस्से। सबसे पहले बात करते हैं अखिलेश यादव की। बात 2016 की है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को चंद महीने बचे थे। राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव राज्य के मुख्यमंत्री थे। उनकी सरकार में मंत्री और चाचा शिवपाल यादव ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विवाद बढ़ा। गायत्री प्रजापति को मंत्री पद से हटाए जाने के बाद गायत्री को हटाने का अखिलेश का फैसला मुलायम और शिवपाल को नागवार गुजरा। मुलायम सिंह यादव ने गायत्री को फिर से मंत्री बनाने के लिए कहा, लेकिन अखिलेश ने ऐसा करने से मना कर दिया। अखिलेश के फैसले के बाद मुलायम ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर शिवपाल को अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। इससे सत्ता और संगठन के बीच विवाद और बढ़ गया और अखिलेश ने शिवपाल को अपने मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। जवाब में अखिलेश के कई करीबियों को पार्टी से बाहर कर दिया गया। यहां तक कि पार्टी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी भी पार्टी से बाहर कर दिए गए। इस कार्रवाई से भड़के अखिलेश ने इस पूरी कहानी के पीछे अमर सिंह का हाथ बताया। विवाद इतना बढ़ गया कि मुलायम सिंह यादव ने राम गोपाल यादव और अपने बेटे अखिलेश यादव को पार्टी से बाहर कर दिया। इसके बाद राम गोपाल यादव और अखिलेश यादव ने पार्टी का अधिवेशन बुलाया, जिसमें पार्टी के अधिकतर दिग्गज आए। विद्रोही गुट के इस अधिवेशन में मुलायम सिंह यादव की जगह अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए। शिवपाल की जगह नरेश उत्तम को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा। अखिलेश के पक्ष में पार्टी के ज्यादातर जनप्रतिनिधि थे। शिवपाल खेमे में सिर्फ दर्जन भर नेता ही रह गए। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी का फैसला अखिलेश के पक्ष में कर दिया। इसके बाद शिवपाल ने अपनी अलग पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई। बेशक उन्होंने पिछला चुनाव समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ा, लेकिन अब भी वो कहलाते प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ही हैं। अखिलेश ने उनसे दूरी बनाए रखी है और इसकी वजह अभी आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ और किस्सों की बात। जब इंदिरा को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया था, जी हाँ, कांग्रेस जिसे इंदिरा गांधी जी के नाम से ही जाना जाता है, उसी कांग्रेस से इंदिरा जी को भी बाहर किया गया था। 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हार गए थे। कांग्रेस साधारण बहुमत के साथ सत्ता में आई। सत्ता में आने के बाद इंदिरा अपने लोगों को संगठन में शामिल करना चाहती थी, लेकिन पार्टी के पुराने दिग्गज उनकी कोशिशों को सफल नहीं होने दे रहे थे। इनमें पार्टी अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा, पूर्व अध्यक्ष के कामराज, मुरारजी देसाई, अतुल्य घोष, सदोबा पाटिल, नीलम संजीव रेड्डी जैसे कांग्रेसी शामिल थे। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कांग्रेस की कलह खुलकर सामने आ गई। इंदिरा की बगावत की वजह से राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार को हार का मुंह देखना पड़ा। संघर्ष बढ़ा तो पार्टी अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। महज 2 साल में ही इंदिरा सरकार अल्पमत में आ गई। इंदिरा ने वाम दलों के समर्थन से अल्पमत सरकार चलाई। 1971 के चुनाव में पुराने बुजुर्ग नेताओं की कांग्रेस ओ और इंदिरा की कांग्रेस आर चुनाव में सामने थी। कांग्रेस ओ में ज्यादातर वही लोग थे जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के किसी जमाने में करीबी हुआ करते थे और इंदिरा जिनके लिए बेटी समान थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली पार्टी का चुनाव चिन्ह गाय का दूध पीता बछड़ा था। यह पहली बार था जब कांग्रेस गाय बछड़े के चुनाव चिन्ह पर लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी। इंदिरा की कांग्रेस को न सिर्फ जीत मिली, बल्कि पार्टी पर पूरी तरह से उनका कब्जा भी हो गया। एक और बगावत की कहानी, जब एनटी रामाराव से उनके बेटों और दामाद ने ही बगावत कर दी। 1982 में तेलुगु सुपरस्टार एनटी रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी का गठन किया था। पार्टी में कहल और गुटबाजी की शुरुआत 1993 में हुई थी, जब एनटीआर ने लक्ष्मी पार्वती से शादी की। कहा जाता है कि एनटीआर पार्वती को टीडीपी का नेतृत्व संभालने के लिए तैयार कर रहे थे। एनटीआर के इस फैसले का पार्टी में विरोध शुरू हो गया। 1994 में हुए चुनाव के बाद टीडीपी ने लेफ्ट के साथ गठबंधन सरकार बनाई। उस वक्त तक गुटबाजी बहुत बढ़ चुकी थी। 1995 में एनटीआर को अपने दामाद और पार्टी के कद्दावर नेता एन चंद्रबाबू नायडू का विद्रोह झेलना पड़ा।
टीडीपी के ज्यादातर सदस्य नायडू के साथ थे, इनमें एनटीआर के बेटे भी शामिल थे। सितंबर आते आते एनटीआर के हाथ से सत्ता और पार्टी दोनों निकल गई। 1 सितंबर 1995 को चंद्रबाबू नायडू पार्टी के नेता बने। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। वहीं एनटीआर के धड़े को टीडीपी के नाम से जाना गया। 1996 में एनटीआर का निधन हो गया। एनटीआर की पत्नी पार्वती टीडीपी की नेता बनी। धीरे धीरे इस पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो गया और पार्वती कांग्रेस में शामिल हो गई। इस वक्त पार्वती वाईएसआर कांग्रेस की नेता हैं। दूसरी ओर टीडीपी को 1999 के विधानसभा चुनाव में फिर से जीत मिली। चंद्रबाबू नायडू लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। आप देख सकते हैं किस तरह से परिवारों के बीच में ही इस तरह की लड़ाई होती है और ये लड़ाई फिलहाल जो शिवसेना में देखने को मिल रही है, इसमें एकनाथ शिंदे बेशक उद्धव ठाकरे के भाई नहीं हैं, लेकिन बहुत करीबी रहे हैं और भाई यानी कि राज ठाकरे को बहुत पहले बाहर कर दिया गया था। बहरहाल इसी तरह की लड़ाई बिहार की राजनीति में भी देखने को मिली, जब चाचा से विरासत की लड़ाई चिराग पासवान हार गए। रामविलास केंद्र की राजनीति में सक्रिय थे, वहीं पशुपति पारस प्रदेश अध्यक्ष थे। रामविलास बीमार पड़े तो चिराग ने पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली। चिराग ने चाचा पशुपति पारस के हाथ से बिहार की बागडोर छीन ली। इसी के बाद दोनों के बीच की खाई बढ़ने लगी। अक्टूबर में रामविलास के निधन के बाद वर्चस्व की जंग तेज हो गई। बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में चिराग ने अकेले जाने का फैसला किया। पशुपति पारस ने इसका विरोध किया। चुनाव के नतीजे में चिराग बुरी तरह से असफल रहे। इसके बाद ये बगावत और बढ़ गई। जून 2021 आते आते पशुपति पारस ने पार्टी के 6 में से 5 सांसदों को अपने साथ मिलाकर चिराग से संसदीय दल के पद और पार्टी की कमान दोनों छीन ली। पशुपति पारस अब केंद्र में मंत्री हैं। लोक जनशक्ति पार्टी का नाम पशुपति पारस गुट को मिला। वहीं चिराग अब लोजपा के नेता हैं, यानी पिता की विरासत को चिराग ने खो दिया। तो ऐसा कई जगहों पर देखा गया है कि परिवार को सिंबल मिल भी जाता है या उनसे छिन भी जाता है। ये सारे किस्से हमने आपके सामने इसलिए रखे क्योंकि इससे कुछ अंदाज़ा आप लगा पाएँ आप कि एकनाथ शिंदे का गुट कितना मजबूत है या कितना कमज़ोर है और उद्धव ठाकरे कितनी बड़ी परेशानी में इस वक्त महाराष्ट्र में है, क्योंकि उन्हें सत्ता गंवाने के बाद अब पार्टी बचाना है, पिता की विरासत को बचाना है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।